Welcome to GV Tech Talks podcast. सोचिए, कोई भी फैक्ट्री जब कुछ बनाती है तो थोड़ा बहुत कचरा तो निकलता ही है ना? बिल्कुल, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा शरीर भी तो एक तरह से दिन रात काम करने वाली एक जीती जागती फैक्ट्री ही है। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर में ये कचरा कहाँ और कैसे बनता है, और अगर इसे समय पर बाहर न निकाला जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, हमारे शरीर में हर पल हजारों लाखों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। हाँ। इन्हें मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं। अच्छा। इन क्रियाओं से ऊर्जा तो बनती है, पर साथ में कुछ जहरीले पदार्थ भी बन जाते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन्हीं हानिकारक पदार्थों को शरीर से छानकर बाहर निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, हाँ, उसे ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो चलिए आज शरीर की इसी सफाई व्यवस्था की गहराई में उतरते हैं। तो हम इंसानों से लेकर पौधों तक सब पर नजर डालेंगे। जरूर। तो शुरू करते हैं इंसानों से। इस सफाई अभियान के मुख्य खिलाड़ी कौन है हमारे शरीर में? स्रोत में एक लैब एक्टिविटी का जिक्र है जिसमें भेड़ या बकरी की किडनी का अध्ययन किया जाता है। उससे हमें क्या पता चलता है? वो एक्टिविटी एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। इंसानों में इस काम के लिए एक जुड़ी किडनी यानी गुर्दे हैं। फिर इनसे जुड़ी दो नलियां हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। एक थैली है मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। और जैसा उस एक्टिविटी में बताया है, किडनी का आकार सेम के बीच जैसा और रंग गहरा लाल भूरा होता है। अच्छा। उसकी बाहरी सतह थोड़ी उभरी हुई मतलब कॉन्वेक्स और भीतरी सतह थोड़ी धसी हुई कॉनकेव होती है। इसी धसे हुए हिस्से को हाइलम कहते हैं। आप इसे किडनी का मेन गेट समझ सकते हैं। मेन गेट? हाँ, जहां से रीनल धमनी गंदा खून अंदर लाती है और रीनल शिरा साफ खून वापस ले जाती है। मैंने स्रोत में एक सवाल देखा कि हमारी दाहिनी किडनी बाईं वाली से थोड़ी नीचे क्यों होती है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। क्या? हमारे पेट के दाहिने हिस्से में लिवर होता है और लिवर काफी बड़ा अंग है, तो वो इतनी जगह घेर लेता है कि दाहिनी किडनी को थोड़ा नीचे खिसकना पड़ता है। अच्छा, तो चलिए अब जरा किडनी के अंदर झांकते हैं। स्रोत में एक लाइन है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि खून को साफ करने का असली काम किडनी की बाहरी बनावट नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद लाखों छोटी छोटी फिल्टर करने वाली मशीनें करती हैं। लाखों? हाँ, लाखों। इन्हीं मशीनों को नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी में करीब 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हर नेफ्रॉन में एक कप जैसा हिस्सा होता है, बोमेन कैप्सूल, और उसके अंदर खून की नलियों का एक गुच्छा होता है, ग्लोमेरुलस। सफाई का काम यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर स्रोत में एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ग्लोमेरुलस में खून लाने वाली नली मतलब एफेरेंट आर्टेरियोल, वो खून वापस ले जाने वाली नली एफेरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा चौड़ी क्यों होती है? ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। सोचिए, एक चौड़े पाइप से पानी आ रहा है और निकलने वाला पाइप संकरा है तो क्या होगा? पानी का दबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक यही ग्लोमेरुलस में होता है। बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने से वहां खून का दबाव इतना बढ़ जाता है कि खून में मौजूद पानी, नमक और कचरा वो छनकर बोमन कैप्सूल में आ जाता है। ये फिल्ट्रेशन का एक बहुत ही कुशल डिजाइन है। वाह, ये तो सच में कमाल का है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, ये होता कैसे है? मतलब मूत्र बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है? यह एक 4 चरणीय प्रक्रिया है। पहला चरण तो यही है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। उच्च दबाव के कारण खून से प्लाज्मा का एक बड़ा हिस्सा छन जाता है। इसमें पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नमक और यूरिया सब होता है। इसे प्राथमिक मूत्र कहते हैं। एक मिनट, अगर खून से ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसी काम की चीजें भी छनकर बाहर निकल जाती हैं, तब तो हमारा सारा पोषण और ऊर्जा कचरे में चली जाएगी? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा। शरीर इतना नासमझ नहीं है। जब ये प्राथमिक मूत्र नेफ्रॉन की लंबी घुमावदार नलियों से गुजरता है तो शरीर उसमें से काम की सभी चीजों को पहचानकर वापस सोख लेता है। सब कुछ? लगभग सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जरूरत के हिसाब से पानी और नमक वापस खून में भेज दिए जाते हैं। तो ये दोबारा सोखने की प्रक्रिया नेफ्रॉन की नली में होती है? बिल्कुल। इस नली का शुरुआती हिस्सा, जिसे पीसीटी कहते हैं, ज्यादातर पोषक तत्वों को वापस सोखता है।
फिर एक यू आकार का हिस्सा आता है हेनले लूप, जो पानी और नमक का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ गई। लेकिन अगर कोई कचरा पहली बार में फिल्टर होने से बच गया हो तो उसका क्या होता है? उसके लिए है तीसरा चरण, ट्यूबुलर स्राव, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके। कुछ अपशिष्ट पदार्थ या दवाइयां जो फिल्ट्रेशन में बच निकलते हैं, उन्हें खून से सीधे निकालकर नेफ्रॉन की नली के आखिरी हिस्सों में डाल दिया जाता है। ये एक तरह की सेकेंडरी क्लीनिंग है। और चौथा चरण? चौथा और अंतिम चरण है सांद्र मूत्र का निर्माण। इस आखिरी चरण में शरीर ये तय करता है कि उसे कितना पानी बचाना है और कितना बाहर निकालना है। यह काम वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन करता है। अच्छा, एक हार्मोन। हाँ, अगर शरीर में पानी की कमी है तो यह हार्मोन ज्यादा पानी सोखने का सिग्नल देता है, जिससे मूत्र गाढ़ा यानी सांद्र बनता है। अगर पानी ज्यादा है तो कम पानी सोखा जाता है। अरे वाह, इसी से मेरे एक रोजमर्रा के सवाल का जवाब मिल गया। सर्दियों में हमें ज्यादा पेशाब क्यों आता है, जबकि गर्मियों में कम और उसका रंग भी ज्यादा पीला होता है? इसका सीधा संबंध इसी चौथे चरण और हमारे पसीने से है। गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, जिससे शरीर का काफी पानी निकल जाता है। सही बात है। तो पानी की कमी होने पर दिमाग वैसोप्रेसिन हार्मोन छोड़ता है, जो किडनी को ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने का आदेश देता है। नतीजा, कम और गाढ़ा मूत्र। इसके उलट सर्दियों में पसीना कम आता है, तो शरीर में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है। उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता मूत्र ही है। ये सिस्टम इतना सटीक है, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो, मतलब अगर किसी की दोनों किडनियां काम करना बंद कर दें। स्रोत में डायलिसिस का जिक्र है, वो क्या है? जब दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, तो उस स्थिति को एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ऐसे में यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। इस हालत को यूरीमिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकती है। तो डायलिसिस क्या करता है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है। एक मशीन? हाँ, इसमें मरीज के शरीर से खून निकालकर एक मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में एक खास झिल्ली होती है, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। विसरण के सिद्धांत पर खून से यूरिया और अतिरिक्त नमक जैसी चीजें छनकर बाहर निकल जाती हैं और साफ खून वापस शरीर में भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो एक अस्थायी समाधान हुआ ना? क्या इसका कोई स्थायी इलाज भी है? हाँ, इसका स्थायी समाधान है किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें किसी स्वस्थ दाता की किडनी को मरीज के शरीर में लगा दिया जाता है। इसीलिए अंग दान को लेकर जागरूकता इतनी जरूरी है। बिल्कुल, किडनी का काम इतना जरूरी है, ये तो साफ है। पर क्या शरीर ने कोई बैकअप प्लान भी बनाया है? मतलब क्या किडनी के अलावा भी कोई अंग इस सफाई में मदद करता है? हाँ, बिल्कुल। प्रकृति हमेशा बैकअप रखती है। इन्हें हम सहायक उत्सर्जी अंग कहते हैं, जैसे हमारे फेफड़े। हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जलवाष्प बाहर निकालते हैं। हमारी त्वचा पसीने के जरिए अतिरिक्त पानी, नमक और थोड़ी मात्रा में यूरिया को बाहर निकालती है। और मैंने सुना है लिवर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अरे, लिवर तो इस कहानी का एक गुमनाम हीरो है। पहली बात, ये शरीर के सबसे जहरीले कचरे अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलता है। अच्छा। दूसरा, ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़कर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे पित्त वर्णक बनाता है, जिन्हें ये पित्त के साथ मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। और हमारी बड़ी आंत भी कुछ अतिरिक्त लवणों को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करती है। ये तो हुई इंसानों की बात। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि जिन जीवों के पास किडनी या फेफड़े नहीं है, वो अपना काम कैसे चलाते होंगे। जैसे एक कोशिका वाला अमीबा। जीवन के हर रूप ने अपनी जरूरत के हिसाब से तरीके खोजे हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में एक कमाल की चीज होती है, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो क्या है? ये एक छोटी सी थैली है जो कोशिका के अंदर अतिरिक्त पानी और कचरे को जमा करती है, और जब भर जाती है तो सतह पर आकर फट जाती है, सारा कचरा बाहर। वाह। और थोड़े जटिल जीवों में? जैसे जैसे जीव जटिल होते गए, उनके अंग भी विशेष होते गए। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमियों में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। एनेलिड जैसे केचवे में नेफ्रिडिया होते हैं, जो हमारे नेफ्रॉन का एक बहुत ही सरल रूप हैं। और आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच में मैल्पिगियन ललिकाएं होती हैं। अब आते हैं पौधों पर। उनमें तो ऐसा कोई सिस्टम दूर दूर तक नहीं दिखता। वो अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं? पौधों का तरीका तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि उनके पास कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते। वो कई रणनीतियां अपनाते हैं। जैसे? पहला, गैसीय अपशिष्ट जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को वो पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों यानी रंध्रों से सीधे हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, गैस का तो हो गया, पर बाकी कचरे का क्या? यहीं पर पौधे बहुत होशियारी दिखाते हैं।
वो अपने कई ठोस अपशिष्ट पदार्थों को अपनी पत्तियों, छाल या फलों में जमा कर देते हैं। जमा कर देते हैं। हाँ, और जब पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं या पेड़ अपनी छाल उतारता है तो वो असल में अपना सालाना कचरा बाहर फेंक रहा होता है। अरे वाह। और ये जो गोंद और रबर निकलता है पौधों से, बिल्कुल। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें द्वितीयक मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उन्हें पौधे रेजिन, गोंद, लेटेक्स और टैनिन के रूप में जमा करते हैं। ये उनके लिए तो कचरा है, लेकिन हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत कीमती है। मतलब किसी का कचरा, किसी का खजाना। सही कहा। पूरी चर्चा में 2 शब्द बार बार आए हैं, उत्सर्जन और स्राव, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी अंतर है। इसे ऐसे समझिए, उत्सर्जन घर का कचरा कूड़ेदान में फेंकने जैसा है। वो चीज शरीर से पूरी तरह बाहर चली गई, जैसे मूत्र या पसीना। ठीक है। जबकि स्राव वो घर के अंदर ही किचन से डाइनिंग टेबल पर खाना पहुंचाने जैसा है। चीज एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा रही है, पर है अभी भी शरीर के काम के लिए ही, जैसे मुंह में लार का बनना या ग्रंथियों से हार्मोन का निकलना। अच्छा, तो उत्सर्जन एक सफाई है और स्राव एक उपयोगी प्रक्रिया। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर उत्सर्जन एक बेहद जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर के आंतरिक संतुलन, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चाहे वो हमारे गुर्दों में मौजूद लाखों नेफ्रॉन्स हों या पौधों का पतझड़ में अपनी पत्तियों के जरिए कचरा फेंकना। ये वास्तव में हैरान करने वाला है कि कैसे हमारा परिसंचरण तंत्र गंदा खून इकट्ठा करके लाता है और उत्सर्जन तंत्र उसे एक कुशल सफाई कर्मचारी की तरह साफ करके वापस भेज देता है। ये दोनों सिस्टम मिलकर ही काम करते हैं। स्रोत सामग्री में एक सवाल है कि आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए क्या आदतें अपनाएंगे? इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा और सरल बदलाव किया जा सकता है जो हमारी किडनियों के लिए एक बड़ा धन्यवाद हो उस अथक काम के लिए जो वे हमारे लिए करती हैं।